दुनिया के महान योद्धाओं की एक बहुत बड़ी कहावत है कि युद्ध सदैव अभ्यास के दौरान ही जीत लिए जाते हैं। युद्ध वाले दिन तो केवल परिणाम की घोषणा होती है। सेम वैसे ही जिस दिन आप पेपर देने बैठोगे ना, उस दिन आप रिजल्ट फाइनल करोगे। रिजल्ट बेहतर होगा या बेहतरीन होगा, ये आज के किए गए आपके अभ्यास पर डिपेंड करेगा। गेट इट? तो चलिए शुरू करते हैं अपने रीजन एसेशन सीरीज को, जहां हमने चैप्टर 5 तक अपने सीरीज को कवर कर लिया है और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 4 को। तो जल्दी से हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं अपने पहले असर्शन को। क्या लिखा है? When radius of a circular loop carrying a steady current is double. Radius of a circular loop carrying a steady current is doubled. Its magnetic moment becomes 4 times. Magnetic moment क्या होता है? M is equal to I into A. और क्योंकि सर्कुलर लूप की बात हो रही है तो A is equal to होगा पाई आर स्क्वायर, जहां पे R को 2 टाइम्स कर दिया गया है। और अगर मैं इसे वापस ले जाके रखूंगा तो मेरे जो एरिया का रिजल्ट होगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। और अगर वो रिजल्ट मेरा 4 टाइम्स होता है तो सेम एज इट इज मेरा मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या करेगा? 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप। आर गेटिंग माई पॉइंट्स? तो अगर ऐसी कंडीशन में मैंने रेडियस को 2 टाइम्स किया है तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। यानी मेरी पहली वाली बात जो है वो करेक्ट हो गई। आते हैं हम अपने रीजन पे। The magnetic moment of a circular loop carrying a steady current is proportional to the area loop. Exact. हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एरिया लूप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट्स वाई वो रिजल्ट हमारा क्या हो रहा है? 4 हो जा रहा है। तो मेरा रीजन सही है, असर्शन सही है, बोथ आर करेक्ट। और एक्सप्लेनेशन तक अगर हम पहुंचेंगे तो ये बात भी टच कर जाएगी। तो हम चलेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। गेट इट? चलते हैं नेक्स्ट असर्शन पे। पढ़ते हैं अगले असर्शन में। The magnetic field produced by a current carrying solenoid is independent of its length and cross section area. एक बार फिर से, the magnetic field produced by a current carrying solenoid is independent of its length and cross section area. What is the magnetic field formed by the solenoid? B is equal to mu naught n I. Get it? And what is the n? N is the नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। क्या बात समझ में? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लेंथ तो आया है, और अगर हम लेंथ की वैल्यू को चेंज करें तो ऐसी कंडीशन में मेरा एन का टर्म तो वेरिएट करना चाहिए। एग्जैक्ट वेरिएट करना चाहिए। लेकिन इस बात को थोड़ा और ध्यान से समझो कि जो बी है वो सीधे सीधे एल पे डिपेंडेंट ना होके वो एन बाई एल के टर्म पे डिपेंडेंट है। क्या बात समझ में आ रही? सीधे सीधे एल पे डिपेंड ना हो कि वो एन बाई एल के टर्म पे डिपेंडेंट है। दैट्स वाई मैं ये नहीं कह सकता कि लेंथ चेंज करने से रिजल्ट चेंज हो ही जाएगा। हम इस बात को तब वैलिडेट कर सकते हैं कि जब मैंने लेंथ चेंज किया, ऐसी कंडीशन में मेरे एन भी चेंज होने चाहिए, तब जाके मेरे इस एन पे इफेक्ट पड़ेगा, और जब इस एन पे इफेक्ट पड़ेगा तब जाके मेरे बी पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या बात समझे? ऐसी कंडीशन में क्योंकि एन बाई एल डिपेंडेंसी दे रहा है तो हम सीधे सीधे एल की डिपेंडेंसी को काउंट नहीं कर सकते। तो मेरा जो असर्शन है वो करेक्ट हो जाएगा और इंडिपेंडेंसी शो करेगा ऑफ लेंथ और एरिया की। क्या बात समझ गए? ओके, रीजन पे आते हैं। तो रीजन क्या कह रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। एग्जैक्ट, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी हम देखते हैं अपने सोलेनॉइड के अंदर, वो आपको कैसे देखने को मिलती है? एग्जैक्ट यूनिफॉर्म देखने को मिलती है। तो मेरा रीजन भी क्या है? करेक्ट है। लेकिन रीजन ने असर्शन को एक्सप्लेन नहीं किया है। दैट्स वाई हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ। गेट इट? चलते हैं नेक्स्ट असर्शन पे। व्हाट्स आवर नेक्स्ट असर्शन? द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क acting on a current carrying loop is zero. द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्ट करने वाला टॉर्क किसी करंट कैरिंग लूप पे काम कर रहा है और उसकी वैल्यू जीरो बोली गई है। कब? when its plane is perpendicular to the direction of the magnetic field. जब उसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तब। कहने का मतलब क्या हुआ? जरा ध्यान से देखो। ये मैंने लूप बनाया,
इस डायरेक्शन में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर मेरा लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे है, जैसा कि अभी हमने आपके सामने बना के रखा है, तो ऐसी कंडीशन में मेरे लूप का जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में इसके बीच का जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और जब हम टॉर्क की बात कर रहे होते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपके लिए टॉर्क का फॉर्मूला लिखूँ, तो टॉर्क का फॉर्मूला बनता है एम बी साइन थीटा। क्या बात समझ में, क्या बनता है, एम बी साइन थीटा। ऐसी कंडीशन में जब थीटा 0 तक जाएगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और टॉर्क का रिजल्ट कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। दैट्स वाई हमारा असर्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं हम अपने रीजन में क्या देखा गया है वो पढ़ते हैं। The deflecting torque on acting on a loop of magnetic moment M in a magnetic field B is given by the dot product of the MB। कह रहे हैं कि M और B के बीच में कैसा प्रोडक्ट हो, डॉट प्रोडक्ट हो। अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो जो मेरा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है वो क्या होना चाहिए था, MB cos थीटा, ना कि MB sin थीटा। और क्योंकि हमने MB sin थीटा लिखा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला है वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B। तो मेरा जो रीजन है वो क्या है, रॉन्ग हुए। assertion is correct, reason is wrong, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। गेट इट। चलते हैं नेक्स्ट assertion पे। पढ़े अपने अगले assertion को, क्या लिखा है, हायर द रेंज लोअर द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर। जितनी ज्यादा रेंज हाई होगी एमीटर की, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। एग्जैक्ट, इस बात को बिल्कुल हम सही मानेंगे। हम एक आइडियल एमीटर कैसे डिजाइन करते हैं, जब हम कोई एक आइडियल एमीटर डिजाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0। और अगर वो आइडियल एमीटर है तो वो करंट को क्या करेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम मेजर करेगा, या फिर जितनी उसमें फ्लो कर रही है उतनी वो मेजर कर पाएगा। तो अगर मुझे कोई ऐसा एमीटर फॉर्म करना है जिसकी रेंज ज़्यादा हो, वो ज़्यादा करंट मेजर कर पाए, ऐसे कंडीशन में मुझे उसे लोवेस्ट से लोवेस्ट रेजिस्टेंस का बनाना होगा। देखो आइडियली कोई चीज़ पॉसिबल होती नहीं है, रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम उसे 0 तक ले जा पाए तो हम मैक्सिमम करंट को मेजर करेंगे, यानी हमारा जो असर्शन है वो करेक्ट हो गया। आते हैं अपने रीजन पे। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर एडिशनल शंट इज एडेड इन सीरीज टू इट। एक एडिशनल हमें क्या ऐड करना होता है, शंट ऐड करना होता है, लेकिन वो हम सीरीज में ऐड ना करके कहाँ ऐड करते हैं, पैरेलल में ऐड करते हैं। आपने देखा होगा हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ले जाके हम एक लोवेस्ट रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, दैट इज द शंट। ऐसी कंडीशन में जो पूरा फॉर्म होके मिल रहा है मुझे, यही कहलाता है मेरा एमीटर। तो ऐसी कंडीशन में मेरा रीजन क्या है, रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे। पढ़ेंगे हम अपने अगले सेशन को, क्या लिखा देखते हैं। The energy of a charged particle moving in a perpendicular uniform magnetic field remains constant। अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब ऐसा क्यों कह रहा है, तो उसका रीजन देखो। कह रहा है वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज इज 0। जो वर्क डन होगा मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी चार्ज पे, वो 0 होगा। आ जाओ इस बात को चेक करते हैं, समझिएगा ध्यान से। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, दैट इज द क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये लिखा मैंने क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, अब जो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है इसके बीच में तो 90 डिग्री बन गया, ये कंफर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी लगी, परपेंडिकुलर। ओके, अगर मैं कहूँ वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अगर उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही होगी उसी डायरेक्शन में आपका रिजल्ट भी शो होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ से फोर्स मुझे परपेंडिकुलर मिला, फॉर एग्जांपल आप परपेंडिकुलर एंटर किए, जैसे आप परपेंडिकुलर एंटर करोगे तो जो फोर्स की डायरेक्शन आती है चार्ज पे, वो कैसी हो जाती है, एज अ परपेंडिकुलर। ठीक है, एग्जैक्ट जिस डायरेक्शन में होता है वहां से एंगल कितने पे बन रहा होता है, 90 डिग्री पे फोर्स लगना स्टार्ट होता है। अब वेलोसिटी वेक्टर इधर है, फोर्स मुझे 90 डिग्री पे मिल रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ से वर्क डन लिखूँ तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डॉट को ओपन करूंगा तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा में क्या पुट करना पड़ेगा, थीटा 90। अगर मैंने थीटा 90 पुट कर दिया तो इसका मतलब वर्क डन कितना हो गया भाई मेरा, 0। अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क डन नहीं हुआ है तो क्या उसमें कोई एनर्जी हम स्टोर कर पाएंगे, बिल्कुल स्टोर नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई एनर्जी हम स्टोर नहीं कर पाएंगे तो जिस एनर्जी से वो एंटर किया है वही एनर्जी पजेस करेगा, दैट मीन्स वो वैल्यू क्या रहने वाली, कांस्टेंट।
क्या बात समझ गए? ऐसी कंडीशन में मेरा असर्शन सही है, मेरा रीज़न सही है, दोनों चीज़ें अगर सही हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ आ रही हैं, तो मुझे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना होगा। गेटिंग माय पॉइंट्स? चलते हैं नेक्स्ट असर्शन पे। पढ़ेंगे अपना अगला असर्शन। क्या लिखा है? ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ galvanometer, current sensitivity of a galvanometer by increasing the number of turns may not necessarily increase its voltage sensitivity। कह रहे हैं कि अगर हमने किसी गैल्वोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाया है ऑन इंक्रीज्ड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाए। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं रीजन पे। क्या लिखा है? द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। कह रहे हैं कि अगर मैं रेजिस्टेंस किसी कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर में हूं और अगर मैं उनके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देता हूं, यानी लेंथ बढ़ जाएगी, और अगर लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब ये बात उससे कितना कनेक्ट हो रही, आ जाओ देखते हैं। मैं चलता हूं अपने करंट सेंसिटिविटी पे। तो करंट सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन होती है कि थोड़ी सी करंट को चेंज करने पे कितना डिफ्लेक्शन में चेंज है, या फिर पर यूनिट ऑफ करंट में वेरिएशन लाओ और देखो डिफ्लेक्शन कितना चेंज हो रहा है। तो थीटा बाई आई होता है। अब जो थीटा की वैल्यू होती है वो हमारी होती है एन आई बी ए, और अपॉन में होता है के। तो के के साथ हमारा आ गया आई, आई से आई कैंसिल हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे रिजल्ट मिला है एन बी ए अपॉन में के। और अगर आप और ध्यान से देखो तो आई यानी करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो क्या करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी? ये सर एग्जैक्ट। तो इतनी बात तो सही हो गई। अब और क्या एडिशनल बात थी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाए। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी देख लेते हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डिफाइन होगी कि आप यूनिट पोटेंशियल में चेंज लाओ और देखो क्या डिफ्लेक्शन मिला, तो दैट इज द वी। अब मैं v को ओपन करूंगा तो यहाँ रिजल्ट आएगा i इंटू आर। अब जरा ध्यान समझो तो पूरा रिजल्ट मेरा बनेगा एन बी ए और अपॉन में बनेगा के आर। अब इस बात को समझना, जैसे ही आपने n को इंक्रीज किया, ठीक है, जैसे ही आपने n इंक्रीज किया, n इंक्रीज करने का मतलब आपने लेंथ इंक्रीज की, और अगर आपने लेंथ इंक्रीज कर दी तो आपने क्या इंक्रीज कर दिया? रेजिस्टेंस। ऐसी कंडीशन में कि हो सकता है कि जिस रेशियो से n इंक्रीज हुआ हो उसी रेशियो से r भी इंक्रीज हो जाए। तो रिजल्ट मेरा उतना जरूरी नहीं कि इंक्रीज करे, या फिर हो सकता है बिल्कुल ही इंक्रीज ना करे, कांस्टेंट रह जाए। ठीक है, तो उस बात में से ने मे लगाया है, तो मे लगाने का मतलब यही हुआ। ऐसी कंडीशन में मेरा असर्शन क्या है? करेक्ट है। समझ गए? क्योंकि रेजिस्टेंस उसे इंक्रीज करके बैलेंस कर देगा। ओके, रीजन क्या था? रीजन भी इन्होंने बोला था रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। रीजन सही, असर्शन सही, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए आपको? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। गेट इट? चलें अगले असर्शन पे। पढ़ेंगे अपने अगले असर्शन को। क्या लिखा है देखो। टू इंक्रीज द range of an emitter we must connect a suitable high resistance series to it। अगर मुझे एमीटर की रेंज बढ़ानी है तो मुझे एक रेजिस्टेंस ऐड करना जो कि बहुत हाई है। तो ये तो सर यहीं पे गलत हो गया। हाई रेजिस्टेंस नहीं, हम लो रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं। ओके, रीजन पे आ जाओ। द एमीटर विद इंक्रीज्ड रेंज शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। कह रहे हैं कि अगर किसी एमीटर का रेजिस्टेंस किसी एमीटर की रेंज ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। जस्ट अपोजिट बात हुई, यानी दोनों बातें गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। पढ़ते हैं अगले असर्शन को। क्या लिखा देखो। अ चार्ज वेदर स्टेशनरी और इन मोशन प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये कह रहे हैं कि कोई चार्ज रुका हो, मतलब जीरो का मतलब मेरा क्या है कि रेस्ट पे, और कोई चार्ज मोशन में हो, ऐसी दोनों कंडीशन में वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, ऐसा इनका कहना है। लेकिन आपने क्या सीखा कि जब कोई चार्ज मोशन में आता है तभी वो मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट करता है। आपने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर पढ़े जहाँ पे आपने सीखा कि कोई भी चार्ज मोशन में नहीं था, और जब तक चार्ज स्टार्टिंग के 3 चैप्टर में मोशन में नहीं था तब तक मैग्नेटिक फील्ड की कहीं कोई बात नहीं हुई। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने यही सीखा। और जैसे चैप्टर 4 में एंटर करते हो चार्जेस मूव करते हैं, और मूव करते हैं क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली वाली बात सर आपकी क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। क्या बात समझ गए? ओके, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। ये बात भी गलत हो गई। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगर वो मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, स्पेशली जब वो एक्सेलरेटेड होते तो दोनों चीजें फॉर्म करते हैं। ओके, चले अगले सेशन पे। इफ द करंट इन अ सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड इन डायरेक्शन, ध्यान से, इफ द करंट इन अ सोलेनॉइड
is reversed in direction while keeping the same magnitude, the magnetic field energy constant. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर मैं सोलेनॉइड की करंट को रिवर्स कर दूं लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैं सेम रखूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। बड़ी सिंपल सी बात है सर। देखो जो एनर्जी होती है वो होती क्या? हाफ बी स्क्वायर अपॉन में मिलता है तो मैं म्यू नॉट, ये होता है। ठीक है, अब ध्यान समझना, जो मेरी एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड की, जो एनर्जी हमने स्टोर करके रखी हुई है वो डिपेंड कर रही है बी के मैग्नीट्यूड पे, ना कि बी के डायरेक्शन पे। बी के मैग्नीट्यूड पे ना कि बी के डायरेक्शन पे। तो आपने तो डायरेक्शन बदली है ना, समझ में? तो डायरेक्शन बदलने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड तो अभी भी वही है। अगर मैग्नीट्यूड वही है तो एनर्जी जो इतनी स्टोर पहले थी वो अभी भी होगी। इसका मतलब मेरा असर्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। रीजन पे आते हैं। रीजन में क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल बात सही है, जो यू की वैल्यू है वो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती ही होती है। क्या बात समझ गए आप? गेट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये बात भी मेरी क्या है? सही है। हमारी दोनों बातें आपस में सही हैं, तो हम चलेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। आई गेट इट? ओके, पढ़ेंगे अपना अगला असर्शन। देखो क्या लिखा हुआ है। अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी। एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, जिसमें दोनों की काइनेटिक एनर्जी को क्या बोला गया है? सेम बोला गया है। आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, और एक वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। द रेशियो ऑफ देयर सर्कुलर ऑर्बिट्स या फिर सर्कुलर पाथ्स विल बी इक्वल। वो कह रहे हैं ऐसी कंडीशन में दोनों के जो सर्कुलर पाथ का रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। चलो इस बात को हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं, शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं रेडियस लिखना चाहूँ तो रेडियस मेरी बनती क्या? रेडियस मेरी बनती एम वी अपॉन क्यू वी। ये फॉर्मूला तो आप सबने पढ़ा ही होगा, ठीक है? ओके, अब उसने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, ठीक है? तो क्या मैं एम वी को पी लिख सकता हूँ? पी का मतलब मोमेंटम होता है, दैट इज द क्यू वी। अब आपने मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ पढ़ा होगा, तो हमने पढ़ा है क्या? 2m डिवाइडेड बाई क्यू बी, ठीक है? दैट इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड के। तो ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है अंडर रूट के अंदर, ठीक है? तो एक ये जनरल फॉर्मूला हमने बना लिया। अब इसी फॉर्मूले को हम दोनों लोगों के लिए लिखते हैं। अगर मैं ये लिखूं किसके लिए? पहला प्रोटॉन है, चलो मैंने यहाँ पे प्रोटॉन लिख लिया और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अल्फा, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। प्रोटॉन के लिए सारी वैल्यू पुट करते हैं, तो अंडर रूट के अंदर लिखो 2, इसका मास हम m लेंगे, काइनेटिक एनर्जी k थी, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज इसका q यानी q कितना हो गया? ऐसा आप समझो कि प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे e मेंशन कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। अगले रेशियो में आते हैं अल्फा के लिए। अल्फा के लिए जब आप चलोगे तो अंडर रूट 2 लगाओगे। मास जो होता है वो कितना होता है? प्रोटॉन का 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है? 4 टाइम्स ऑफ, तो 4 लिखोगे यहाँ पे, 4 ऑफ m, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो आपने k लिख दिया। अपॉन में चलते हैं चार्ज पे, तो चार्ज भी क्या होता है? 2 गुना होता है, 2 टाइम्स होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2e, और b तो वही था। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट होगा। देखो मैंने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया भाई, देखो ये ए बी दिख रहा है, बिल्कुल आराम से ए बी को कैंसिल कर दिया। रूट के अंदर जरा झांको तो के से हम के कैंसिल कर दें, एम से हम एम कैंसिल कर दें, और 2 से हम 2 कैंसिल कर दें। तो ऊपर तो सब कुछ कैंसिल हो गया। अब नीचे देखो क्या बचा हुआ है, तो नीचे हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ अंडर रूट में 4 बचा है। तो अगर मैं रूट से 2 निकालूंगा, 4 निकालूंगा, तो 2 और बाई 2 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली क्या बचा? 1:1। अगर 1:1 आ गया तो आप इतने समझदार हैं कि दोनों के लिए जो रेडियस का पाथ होने वाला है वो क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। तो असर्शन तो हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलो आ जाओ रीजन पढ़ते हैं। Any two charged particles having equal kinetic energies and entering a region of uniform magnetic field B in a direction perpendicular to B will describe circular trajectories of equal radii। इस बात को फिर से समझो और फिर से देखो क्या लिखा है। Any two charged particles having equal kinetic energies entering in a region of uniform magnetic field in a direction perpendicular to B will describe circular trajectories of equal radii। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझो, ठीक है? मैं थोड़ा स्पेस खाली करता हूँ आपके लिए। वो कह रहे हैं कि जब भी कोई चार्ज सेम काइनेटिक एनर्जीज के साथ इंटर करेंगे तो सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करेंगे। ये बिल्कुल बात सही है, अगर वो 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहे हैं तो सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो इक्वल रेडियाई के साथ भी ट्रैवल करेंगे, तो इस बात में थोड़ा सा संदेह है। समझो, अभी जब हमने रेडियस का रिजल्ट सॉल्व किया, ठीक है, तो 90 डिग्री पे एंटर करेगा तभी रेडियाई बनेगी, ये तो तय है।
गेट इट। अब इक्वल कब होगा, तो ये किस बात पे डिपेंड हुआ था, ये डिपेंड करता है उसके √m/q रेशियो पे, मास और चार्ज रेशियो पे डिपेंड करता है। अगर मास और चार्ज रेशियो सेम हुआ तब जाके r के टर्म्स के रेशियो भी क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन m/q का रेशियो सेम अगर हम नहीं कर पाए, जैसे पहले वाले में क्या हुआ, मास का टर्म और q का टर्म, मास का टर्म दूसरे वाले में और q का टर्म, क्या हुआ उनके जब हमने रेशियो सॉल्व किए तो रिजल्ट मुझे क्या मिला, 1 मिला। ऐसी कंडीशन में r और r का भी रेशियो 1 मिल गया। समझ गए बात को। तो केवल परपेंडिकुलर एंटर करने से या फिर केवल सेम काइनेटिक एनर्जी लेकर एंटर करने से रेडियाई की ऑर्बिट सेम नहीं हो जाती है। वो किस पर डिपेंड करती है, वो उसके मास और चार्ज रेशियो पे भी डिपेंड करेगी। समझ गया बात को। ऐसी कंडीशन में मेरा जो रीजन है वो क्या हो जाएगा भाई, रीजन मेरा रॉन्ग हो जाएगा। अगर दोनों में से पहला सही या दूसरा गलत है तो ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे। गेट इट। बढ़ते हैं अगले असर्शन पे। To convert a galvanometer into ammeter, a small resistance is connected in parallel with it. एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए एक स्मॉल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है उसके पैरेलल। बिल्कुल बात सही है। अगर बातें सही है सर तो हम क्या करेंगे, इसे टिक कर देंगे। आते हैं इसके रीजन पे। The small resistance increase the combined resistance of the combination। जो small resistance होता है वो combined resistance की वैल्यू भी इंक्रीज कर देता है, जो कि गलत है। पहली बात सही है, दूसरी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। ओके, चलेंगे अगले असर्शन पे। क्या लिखा है, if an electron is not deflected while passing through a certain region on space, then only possibility is that there is no magnetic region। कह रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी रीजन में एंटर किया और वहां से डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, बिल्कुल सीधे निकल गया, तो इसका मतलब है वहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। देखो, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स क्या लगता है, उस पर लगता है QVB sin थीटा। ठीक है। अब कह रहे हैं कि उसने कोई डिफ्लेक्शन नहीं किया। ऐसी कंडीशन में डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा, मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब फोर्स नहीं लग रहा है तो वो कह रहे हैं इसका मतलब बी की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, बिल्कुल बात सही है, बी की वैल्यू 0 होगी। लेकिन इन्होंने जो बोला है ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट, वो गलत होगी। क्यों, कि मैग्नेटिक फील्ड 0 होने पे थोड़ी ना फोर्स 0 लगेगा। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री है तो मैक्सिमम, और आपने पढ़ा है जैसे उसके बीच में एंगल 0 डिग्री हुआ तो फिर रिजल्ट नहीं बनता। मतलब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चार्ज को एंटर करा दूं, ऐसी कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, और थीटा जब 0 होता है तो फोर्स भी 0 होता है, यानी और भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में मेरा जो असर्शन है वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, रीजन पे आते हैं। रीजन क्या लिखा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। कह रहा जो फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये बात सही है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फोर्स होगा। लेकिन लेकिन जिस डायरेक्शन में चार्ज इंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग भी फोर्स होगा। देखो यहाँ पे जब हम पैरेलल इंटर करें तो मैग्नेटिक फील्ड है, आप एंटर की, क्या आप पे फोर्स लगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0 है, नहीं, फिर भी फोर्स नहीं लगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। ऐसे कंडीशन में मेरा रीजन भी रॉन्ग है, असर्शन रॉन्ग है, रीजन रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। गेट इट। ओके, अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट लाइज इन XY प्लेन, ठीक है, with its center at origin, okay, having a magnetic flux in negative z axis। ओके, क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक सर्कुलर लूप है जिसका सेंटर ओरिजिन पे पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बनाया x और हमने यहाँ पे बना दिया y, सेंटर पे पड़ रहा है। अब कह रहे हैं इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स का रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव z डायरेक्शन में जा रहा है। अब नेगेटिव z डायरेक्शन में जा रहा है तो ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि करंट कैसी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट डिपेंड करेगा। देखो, तो फिर ऐसी कंडीशन में मेरा जो असर्शन है वो सही भी है और गलत भी है। सही क्यों हो, सही ये है कि अगर मैंने कोई एक डायरेक्शन स्पेशली चूज कर ली तो -z में बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन गलत इसलिए है कि इन्होंने बिना कोई डायरेक्शन के सीधे सीधे बोल दिया कि भाई -z डायरेक्शन में बनना है। आई बात समझ में। अगर ये कहते कि ऐसी करंट होने पे बनना है तो ज्यादा बात सही होती, पर करंट के बारे में बात ना करके इन्होंने सीधे बोला कि -z में बनेगा। तब अगर ये इस बात को एज अ यूनिवर्सली बोलना है तो ये तो गलत हो जाएगा। समझ गए। लेकिन हम अपनी तरफ से करंट को एज्यूम कर लें और फिर बनाए तो ये बात मेरी सही भी हो जाएगी। ठीक है, ओके, आते हैं रीजन पे। जरा देखो, रीजन पे फोकस करते हैं। क्या लिखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर। मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये बात तो बिल्कुल गलत होगी।
ठीक है, हम राइट हैंड थंब रूल यूज लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो करती है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब जिस डायरेक्शन में तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसी डायरेक्शन में आप फ्लक्स भी फॉर्म कर रहे होते हो। एग्जैक्ट सिंपल सी बात है। तो मेरा जो रीजन है वो तो भाई रॉन्ग हो गया। असर्शन मेरा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ऐसी दोनों कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। ठीक है, असर्शन इज ट्रू। तो अब रीजन इज क्या हो गया कि मेरा रॉन्ग हो गया, तो मोस्टली आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। लेकिन जब बात हल्की फुल्की हो रही है तो आप ऐसा करो, आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाइए। पहली बात भी यूनिवर्सली बोल रहे हैं वो, तो ऐसी कंडीशन में वो रॉन्ग होगा। गेट इट?